Hello everyone and welcome back to GreatCom Learning. So in today's video we will talk about types of contract. Last video में we talked about basics of contract, what is contract, what is agreement, offer and acceptance, and now in today's video we will see types of contract. So जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको हम 3 बेसिस में क्लासीफाई कर सकते हैं, वैलिडिटी या इन्फॉर्सिबिलिटी के बेसिस पे, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे. सो बेस्ड ऑन वैलिडिटी वी हैव 5 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द फर्स्ट वन इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल्स हो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के और वो इन्फॉर्सिबल हो बाय लॉ, उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. द सेकेंड वन इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2 क्लॉजेस जे में डिफाइन किया गया है. एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इनिशियली इन्फॉर्सिबल होता है बाय लॉ के, लेकिन बाद में कुछ इवेंट्स या सिचुएशंस की वजह से वो वॉइड हो जाता है. उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं. So a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Thus a void contract is one which cannot be enforced by a court of law. For example, Mr. X agrees to write a book with a publisher. Such contract is valid. But after few days, यानी कि वो पहले तो contract valid था, लेकिन कुछ days के बाद X dies in a accident. Here the contract becomes void due to the impossibility of performance of the contract. क्योंकि कुछ certain situation हुई, events हुआ, उसके बाद ये जो contract था वो void हो जाता है, यानी कि अब ये enforceable by law नहीं हो सकता. Thus a valid contract when cannot be performed because of some uncalled happening becomes void. Then there is voidable contract. Voidable contract वो agreements होते हैं which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract. यानी कि in simple words एक voidable contract वो contract होता है जहाँ one party के पास ये right होता है कि वो उस contract को continue कर सकती है या फिर उस contract को cancel कर सकती है, लेकिन दूसरी पार्टी के पास ऐसा कोई right नहीं होता. और ये राइट ये ऐसी सिचुएशन क्यों अराइज होती है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट्स जब वो वॉइडेबल बनते हैं? हो सकता है जो पार्टी है उसका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, यानी कि उसमें कोशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड इन्वॉल्व है. उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल बन जाता है. यानी कि जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये राइट है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, लेकिन दूसरी पार्टी के पास ऐसा कोई राइट नहीं रहता. एग्जाम्पल के लिए एक्स प्रॉमिस टू सेल हिज स्कूटर टू वाई फॉर 1 लाख. हाउएवर द कंसेंट ऑफ एक्स हैज़ बीन प्रोक्यूर्ड बाय वाई एट अ गन पॉइंट. यहाँ पे एक्स ने प्रॉमिस करा कि वो वाई को अपना स्कूटर बेचेगा, लेकिन यहाँ पे जो एक्स का कंसेंट था वो फ्री नहीं था. वाई ने उसे थ्रेट करके ये उसका कंसेंट लिया था. तो यहाँ पे जो एक्स है वो एग्रीड पार्टी है और उसके पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन वाई के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है. तो द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल एट हीज ऑप्शन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ वाई. It means if X accepts the contract becomes a valid contract. Then Y has no option or rescinding the contract. दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है? When a person promises to do something for another person but the other person prevents him from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of first person. For example, there is a contract between A and B to sell car of A to B for 2 lakh. On due date of performance, A asks B that he doesn't want to sell his cars. तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा B के कहने पे, यानी कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जहाँ पे A सेल करेगा B को कार 2 लाख रुपीज़ के लिए. जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो A B से कहता है कि वो अपनी कार जो वो सेल नहीं करना चाहता. तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो B के कहने पर वॉइडेबल हो सकता है.
When a when a party to a contract promised to perform a work within a specified time could not perform in that time, the contract is voidable at the option of promisee. Example: A agrees to construct a house for B up to 31st March 2022, but A couldn't complete the house on that date. Here the contract is voidable at the option of B. यानी कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जहाँ पे A कहता है कि इस टाइम पीरियड तक मैं तुम्हारा हाउस कंप्लीट कर दूंगा, बिल्ड कर दूंगा, लेकिन उसने उस टाइम पीरियड के अंदर रह के उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बी. सो देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इनिशियली जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बाद में वो सीजेस टू बी इनफॉर्सिबल हो जाता है बाय लॉ, तो उनको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. लेकिन एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे हो सकता है कंसेंट फ्री ना हो, तो वहाँ पे जो एग्रीव्ड पार्टी होती है उसके पास ये राइट होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकती है. तो यहाँ पे एक पार्टी के पास राइट होता है और दूसरी पार्टी के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता. लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ये इनिशियली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद किसी इवेंट की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं. फिर आता है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट. इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इल्लीगल होते हैं लॉ की नज़रों में, एंड जो लॉ होता है उसे सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉरबिडन बाय द लॉ. कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर हो सकता है वो लॉफुल ना हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. सिंस दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इल्लीगल, इसलिए इनफॉर्सिबल भी नहीं होते बाय लॉ. ऑल इल्लीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इल्लीगल. सारे इल्लीगल अग्रीमेंट्स वॉइड होंगे, लेकिन सारे वॉइड अग्रीमेंट्स इल्लीगल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. फिर लास्ट वन इज़ अनइन्फॉर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट. ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सही है हर तरीके से, लेकिन हो सकता है इनमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स हो, जैसे एब्सेंस इन राइटिंग, पैरेड बाय लिमिटेशंस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फॉर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, A bought goods from B in 2018 but no payment was made till 2022. Now B cannot sue A for the payment in 2022 as it has crossed 3 years and barred by Limitation Act. ठीक है, तो यहाँ पे होता हो सकता है कोई टाइम लिमिट हो, आपने उसे क्रॉस कर दिया हो, तो ये अनइन्फॉर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं. देन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन वी हैव एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके टर्म्स को हमने वर्ड्स में या राइटिंग में क्लियरली एक्सप्रेस किया है, और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एग्जिस्टेंस में आते हैं इम्प्लीकेशन की वजह से. यानी कि इम्प्लीकेशन हो सकता है हमारे एक्शंस के थ्रू, हमारे कंडक्ट जो पार्टीज़ किस तरीके से कंडक्ट करी है उसकी वजह से पता चले कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उन्हें कंसल्टेशन फ़ी भी प्रोवाइड करोगे, राइट. तो ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, आपको कोई स्पेशली आकर नहीं बोलेगा कि आपको फ़ी भी देनी पड़ेगी. आपको पता है कि मैं अगर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे फ़ी भी देनी पड़ेगी. सो देयर इज़ अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. वो आपसे रिटर्न में नहीं लेते कि आपको ये रिटर्न आपको देना पड़ेगा कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसा नहीं होता. इट इज़ अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि आप जा रहे हो तो आपको फ़ी देनी पड़ेगी. देन देयर इज़ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. ये एक टाइप है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, जहाँ पे आपके कंडक्ट की वजह से ही इन्फर होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है. टैसिट का मतलब होता है साइलेंट. तो यहाँ पे आप बोलते नहीं हो, लिखते नहीं हो, आपके कंडक्ट की वजह से, पार्टी से कंडक्ट की वजह से पता चलता है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है. देन देयर इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में रियल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल करते हैं. इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस. द लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट. Such obligations are known as quasi-contracts. In other words, it is a contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. यानी कि यहाँ पे जो पार्टीज है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन लॉ उनके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज करता है. टी एक ट्रेड्समैन है
लीव्स गुड्स एट सीज हाउस बाय मिस्टेक। एक ट्रेडमैन है, उसने गलती से जो गुड्स है वो सी के हाउस पे भिजवा दिए, लेकिन उसे कहीं और भिजवाने थे। तो सी ट्रीट्स एंड सी ने भी उन गुड्स को अपने गुड्स की तरह ट्रीट करा, तो सी यहाँ पे बाउंड है कि वो उसे उस गुड्स के पैसे देगा, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, टी और सी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन लॉ कह रहा है कि यहाँ पे हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करेंगे और सी को टी को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि उसने उसके गुड्स को एक्सेप्ट किया है। देन देयर इज ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे ईमेल्स वगैरह होगा इनका यूज़ करते हैं, तो इनको हम ई कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। देन द लास्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। एक आता है, फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर लिया होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब वो कंप्लीट हो जाता है। तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ डन और एग्जीक्यूटेड, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देन देयर इज़ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में अभी होना बाकी है। सो देयर इज़ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे एक पार्टी ने ऑलरेडी अपना जो परफॉर्मेंस है उसे परफॉर्म कर दिया है और दूसरी पार्टी को अभी जो उसकी ऑब्लिगेशंस है वो आउटस्टैंडिंग है, उसे अभी परफॉर्म करना बाकी रह गया है। देन देयर इज़ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे दोनों पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करा है, दोनों को ही इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड formation. If you like this video, let me know in the comment section. Thank you, take care of yourself, and I will see you in the next video.